सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइज, जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है, हम बात करने वाले हैं आज भारतीय अर्थव्यवस्था विकास के सपोर्ट मटेरियल के चैप्टर नंबर 2 के रिगार्डिंग, जिसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से लेके 1990 तक। इस चैप्टर के अंदर हम बात करने वाले हैं कि इन 40 सालों में भारत की अर्थव्यवस्था के किस तरीके के हालात थे। डिफरेंट सेक्टर के ऊपर हम जो है बात करने वाले हैं, लाइक कृषि क्षेत्र की हम बात करने वाले हैं, औद्योगिक क्षेत्र की हम बात करने वाले हैं, विदेशी व्यापार की हम बात करने वाले हैं कि इन 40 सालों में हमने अपने इन 3 सेक्टर के अंदर किन किन पॉलिसी को हमने अडॉप्ट किया। एक इससे प्रीवियस में आपको चैप्टर नंबर 1 ऑलरेडी करा चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरे भाई उस वीडियो को जो है ज़रूर देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उससे भी ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो है आज की वीडियो, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन आपको इसके अंदर सपोर्ट मटेरियल के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे, जो कि आपको बुक्स में नहीं देखने के लिए मिलेंगे। प्रॉपर आपको क्या आंसर लिखना है इसका, और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीटेड है एग्जाम के अंदर। बार बार वही क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपसे यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको इन क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ पहले आप वीडियो को पॉज करके अभी आप जो है सबसे पहले वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना जो है ना भूलिएगा, ठीक है जी। तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से आपको जो है समझना है एक क्वेश्चन, क्योंकि इस चैप्टर में एक से एक टेढ़े क्वेश्चन आपको जो है देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के रिगार्डिंग। क्वेश्चन नंबर 1 के रिगार्डिंग कहता है कि भारत ने योजना को क्यों चुना। भाई और भी कुछ कर सकते थे, लेकिन ऐसा क्या आया भारत के मन में कि भारत ने जो है योजना को जो है चुना। तो कह रहा है अंग्रेजों ने भारत को विभाजन की समस्याओं के साथ एक स्थिर और खोखली अर्थव्यवस्था के रूप में छोड़ दिया था। हमने इससे प्रीवियस चैप्टर के अंदर ये पढ़ा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय डिफरेंट सेक्टर के किस तरीके के हालात थे। तो हमने पढ़ा कि भाई भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो एकदम गतिहीन पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था थी। हर सेक्टर के हालात जो है वो बहुत ही ज़्यादा खराब थे, जिसको हम कह सकते हैं कि भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो एक स्थिर और खोखली अर्थव्यवस्था हो गई थी। इसने एक सर्वांगीण विकास योजना का आह्वान किया। यदि सरकार ने अर्थव्यवस्था को निजी हाथों में छोड़ दिया होता तो उन्होंने बड़े पैमाने पर उपस्थित गरीबी बेरोजगारी की ओर न्यूनतम ध्यान दिया होता, जिससे देश के एक प्रमुख खंड को कष्टों का सामना करना पड़ता। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि मेरे भाई, जैसे कि आप जानते हैं हमने आज़ादी के बाद मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, हमने बाजार अर्थव्यवस्था को नहीं अपनाया, हमने समाजवादी अर्थव्यवस्था को नहीं अपनाया। अगर कह रहे हैं अगर हम पूंजीवाद अर्थव्यवस्था को अपना लेते, अगर हम पूंजीवाद अर्थव्यवस्था में सारा प्राइवेट के हाथों में होता है, निजी के हाथों में होता है, तो भाई फिर तो उन्होंने बड़े पैमाने पर उपस्थित गरीबी बेरोजगारी की ओर न्यूनतम ध्यान दिया होता, और जिससे देश का एक प्रमुख खंड को कष्टों का सामना करना पड़ता। मतलब कि अगर हम पूंजीवाद अर्थव्यवस्था को अपना लेते तो भाई वहाँ पे तो सारे के सारे प्राइवेट प्रोड्यूसर होते हैं, तो वो अपने फ़ायदे के लिए सोचते हैं। वो देश के अंदर कितनी गरीबी है, कितनी बेरोजगारी है, इन सब के ऊपर उनका कम ध्यान होता, और अपना फ़ायदा ज़्यादा करना, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइजेशन करना, वो उनका मेन ऑब्जेक्ट रहता है। देश की तरफ समाज के कल्याण के लिए काम करना ये उनका ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो हमारे तो पहले ही हालात बहुत ही ज़्यादा गंभीर थे। अगर हम पूंजीवाद अर्थव्यवस्था को अपना लेते तो और ज़्यादा हालात हमारे खराब हो जाते, और हमें एक बड़े स्तर की योजना के साथ एक एकीकृत प्रयास की ज़रूरत थी, जो सरकार केवल आर्थिक योजना प्रणाली द्वारा ही कर सकती थी। इसलिए हमने जो है योजना को चुना। मतलब कि हमें जो है भाई जब हम आज़ाद हुए थे तो हमें किसी एक ऑब्जेक्ट को नहीं, हमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को अचीव करना था, और ये काम केवल आर्थिक नियोजन से ही पॉसिबल था। क्योंकि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट होता तो ठीक है हम अचीव कर लेते, लेकिन हमारे हालात ही कुछ इस तरीके के थे कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट नहीं, अचीव करने के लिए मल्टीपल ऑब्जेक्ट थे, और जो एक साथ पूरे नहीं हो सकते थे हम उनको एक साथ अचीव नहीं कर सकते थे। इसलिए भारत के पास आर्थिक नियोजन को अपनाने के सिवा और कोई रास्ता नहीं था। और आप मुझे ये बताइएगा कि भारत के पास ये आइडिया कहाँ से आया, वो कौन सा देश है? अगर आपको पता है तो
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मैंने डेटा वाली वीडियो में भी आपको बताया था कि वो कौन सा देश है जिसने इस चीज़ को भारत से भी पहले अडॉप्ट किया था, भारत के पास ये आइडिया कहाँ से आया, किसको देख के आया। आप मुझे ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के रिगार्डिंग। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहता है कि भाई जो योजनाएं जो होती हैं, कह रहा है उसके लक्ष्य क्यों होने चाहिए, योजनाओं के लक्ष्य जो है क्या होने चाहिए। देखिए कह रहा है कोई भी योजना बिना विशिष्ट और सामान्य लक्ष्यों के बनाना अर्थहीन है। आप कोई योजना बना रहे हो और अगर उसका कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो भाई कोई, जब किसी चीज़ का कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा तो वो काम करने का क्या फ़ायदा। अब मैं आपको बोलना, आप पढ़ क्यों रहे हो, अगर आपको अपना ऑब्जेक्ट ही नहीं पता कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, क्या करना है मुझे, तो बेकार है ऐसी पढ़ाई का। अभी जब आपको यही नहीं पता आप पढ़ क्यों रहे हो, करना क्या है, तो जब तक ऑब्जेक्ट नहीं होता, आप बिना ऑब्जेक्ट के अगर कोई काम कर रहे हो, विदाउट गोल के अगर आप काम कर रहे हो, तो वो काम की वैल्यू 0 है। तो हर योजना में विशिष्टता के साथ कुछ लक्ष्य होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि आखिर ये प्लान किस टारगेट को अचीव करने के लिए बनाया जा रहा है, तभी तो हम 100% एफिशिएंसी के साथ काम करते हैं। लो अगला एग्जाम्पल आपका ही, एक छात्र तब जब परीक्षा की तैयारी तक की योजना बनाता है तो उसके भी कुछ विशिष्ट लक्ष्य होते हैं, जैसे कब तक एक विशेष विषय को समाप्त करना है। तो हम बिना विशिष्ट लक्ष्यों के राष्ट्रीय योजनाओं के बारे में कैसे सोच सकते हैं। मतलब ये कह रहा है कि अगर एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम देखते हैं, अब मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, मेरे को एग्जाम देने हैं मार्च के अंदर, बोर्ड एग्जाम में स्कोर करना है, तो आप ये देखते हो भाई इको को मैं कितना टाइम दूँ, हिस्ट्री को कितना टाइम दूँ, पोल साइंस को कितना टाइम दूँ, अकाउंट्स को कितना पढ़ना चाहिए, मैथ को कितना पढ़ना चाहिए, अपना टाइम टेबल बनाते हो, अपना सिलेबस बनाते हो कि इसको इतना दूंगा, इसका यहाँ से पढ़ूंगा। तो ये सब आप क्यों करते हो, ये सब आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपके पास अचीव करने के लिए एक गोल है, एक टारगेट है। अगर आपके पास कोई गोल ही नहीं होगा, कोई टारगेट ही नहीं होगा, तो आपको ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके पास एक गोल है, एक लक्ष्य है, इसलिए आप ये कर रहे हो। और भाई रही बात देश की, तो भाई फिर देश की अगर बात रही तो बिना टारगेट के, बिना लक्ष्य के योजना बनाने का क्या फ़ायदा। हर योजना का लक्ष्य इसीलिए ही होता है कि भाई ये प्लान इस टारगेट को अचीव करने के लिए बनाया जा रहा है। निश्चित रूप से योजनाओं के लक्ष्य होना जरूरी है, जिन्हें सामान्य या विशिष्ट लक्ष्यों में वर्गीकृत किया जा सकता है, इसलिए हर योजना का लक्ष्य होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं, कह रहा है भाई हाई यील्ड वैरायटी के जो सीड्स होते हैं ये क्या होते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन है, रिपीटेड एग्जाम में बहुत बारी आता है। वह बीज जो पानी, उर्वरक, कीटनाशक और अन्य सीमांती प्रदान किए जाने के आश्वासन उपरांत अधिक उत्पादन दें, उन्हें हाई यील्ड वैरायटी के सीड्स कहा जाता है। मतलब ऐसे सीड्स, ऐसे बीज जो नॉर्मल बीजों के कंपैरिजन में जिनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा होती है, इसलिए उनको हाई यील्ड वैरायटी के सीड्स या उच्च पैदावार वाले बीज जो है कहा जाता है। उसके बाद आता है 100 टाइम रिपीटेड क्वेश्चन, आजकल ये क्वेश्चन बहुत बारी आ रहा है, विक्रय अधिशेष क्या होता है। इसके कई सारे नाम हैं, बाजार अधिशेष भी आप इसको कह सकते हो, और भी इसके कई नाम हैं, आपको ध्यान है मार्केट सरप्लस कहते हैं इसको इंग्लिश में ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि हिंदी में तो इसके कई सारे नाम हैं। मार्केट सरप्लस इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है किसानों द्वारा उत्पादन का बाजार में बेचा गया अंश विक्रय अधिशेष कहलाता है। मतलब किसान ने टोटल जितनी भी प्रोडक्शन करी, मान लो 10 टन किसान ने प्रोडक्शन करी, अब 10 में से उसको अपने परिवार के लिए कितना यूज करना है, केवल 6 टन, पूरे 6 टन यूज होगा, और उसने उत्पादन कितना कर रखा है 10 टन। तो भाई 6 टन तो वो खुद यूज करेगा, बाकी 4 टन का वो क्या करे, तो वो जो बाकी का 4 टन है वो जो बाजार में बेचेगा उसको, तो वो प्रोडक्शन का वो पोर्शन जो किसान ने क्या करा है, किसान ने बाजार में बेचा है, उसको विक्रय अधिशेष कहते हैं। मतलब वो तो एक्सेस है ना 4 टन, उसका वो क्या करेगा भाई, उसके परिवार को जितना यूज करना था 6 टन वो कर रहा है, बाकी के 4 टन का क्या करे, वो तो ऐसे ही पड़ा हुआ यूजलेस है, इससे बढ़िया मार्केट में बेच के वो लाभ कमा सकता है। तो विक्रय अधिशेष क्या होता है, प्रोडक्शन का वो पोर्शन, वो अंश का मतलब पार्ट जो किसान ने मार्केट में बेचा है, उसको हम विक्रय अधिशेष कहते हैं। इसको बहुत ही अच्छे से कर लीजिएगा। उसके बाद आता है अगला और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आप घोल के पी जाइएगा, भूमि सुधार के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना है। कृषि क्षेत्र में लागू किए गए भूमि सुधारों की आवश्यकता और इसके प्रकार बताइए।
आपको पहले तो ये पता होना चाहिए भूमि सुधार होता क्या है। किसानों को जमीन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती हैं, चाहे वो बिचौलियों की समस्या हो, किराए की समस्या हो, जमीन के बिक्री होने की समस्या, कुछ भी समस्या हो, उनके समाधान के लिए जितने भी प्रयास किए जाते हैं वो भूमि सुधार कहलाते हैं। हमें बताना है भूमि सुधारों को करना, हमें ये बताना है कि भूमि सुधारों को करना क्यों जरूरी है, भूमि सुधार जो है क्यों करने चाहिए, ठीक है। और उसके जो है हमें प्रकार बताने हैं कि भाई वो कितने टाइप के होते हैं। तो कह रहे हैं भारत में बिचौलियों की एक बड़ी संख्या थी। बिचौलिया मतलब मीडिएटर, जैसे जमींदार, महलवार, रेतवाड़ी प्रथा, 3 तरीके की प्रथाएं होती हैं, ठीक है, जो वास्तविक किसानों से क्या करती हैं, किराया वसूल करने का जो है काम करती थी। उसका एक हिस्सा भू राजस्व के रूप में सरकार के पास जमा कराते थे, जिसको हम जमींदारी प्रथा के नाम से जानते थे। वह किसानों के साथ दासों जैसा व्यवहार करते थे, शोषण करते थे उनका, ठीक है जी। तो ये क्या था, किसान जो जमींदार थे उनसे बहुत ही ज़्यादा किराया चार्ज करते थे, जब चाहे भूमि से निकाल दिया, जब चाहे रख लिया, बहुत शोषण करते थे उनका। तो भाई सरकार ने इससे रिलेटेड सरकार ने क्या क्या स्टेप ली, क्यों हमें भूमि सुधार करना पड़ेगा, उसकी आवश्यकता समझिए। उनके बीच में अच्छे रिलेशन नहीं थे, किसानों के बीच में, बिचौलियों के बीच में। तो बिचौलियों के उन्मूलन का उद्देश्य, क्यों सरकार ने खत्म करा बिचौलियों को, क्योंकि वास्तविक जोतक और किसानों के बीच सीधा संबंध जो है स्थापित करना, कि मीडिएटर को खत्म कीजिए और जमीन का मालिक एक्चुअल में जो है उसी को ही जमीन मिले। किसानों का शोषण करना रुक जाए, क्योंकि ये जमींदार किसानों का बहुत ज़्यादा शोषण करते थे। किसानों को अपने खेतों में वहाँ लाभ पावा कृषि में स्वहित भाव उत्पन्न हो, कि भाई उन्हीं के तो खेत थे, वो उन्हीं से, जमींदारों ने उन्हीं से ही ज़बरदस्ती छीन के अपने आप को मालिक बना लिया। गवर्नमेंट ने करा था, ब्रिटिश सरकार ने। कृषि के उत्पादन में वृद्धि हो सके, क्योंकि जब जमींदारों के हाथों में थी तो उन्होंने कृषि में एक भी निवेश नहीं किया, बस उन्हें तो फ्री की इनकम हो रही थी, बिना निवेश के इनकम हो रही थी, उनका कोई दिलचस्पी नहीं था। तो सरकार ये चाहती थी कि भाई इनको ख़त्म करो और एक्चुअल में उन्हीं को ओनर बनाओ जो है, ताकि प्रोडक्शन वगैरह के अंदर इंक्रीमेंट हो, इनका शोषण हो सके और सीधा जो है जो ओनर है ज़मीन का वही हो। ये सब चीज़ों को इसलिए ख़त्म किया गया। उसके बाद हम बात करते हैं इसके प्रकारों की। इसके प्रकार की अगर हम बात करते हैं तो इसके प्रकारों को हम 3 जगह जो है, 3 जगह हम जो है इसको बांट सकते हैं। पहला होता है जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, जो कि आप बहुत ही अच्छे से जानते हैं। सरकार और किसान के बीच में सीधा संपर्क स्थापित करने के लिए जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया, ताकि किसानों का शोषण को दूर किया जा सके। इन बिचौलियों ने किसानों पर बहुत ज़्यादा शुल्क लगाए थे, परंतु सिंचाई सुविधा, भंडार सुविधा, ऋण सुविधा, इनकी और कुछ भी ध्यान नहीं दिया था। उनका कोई दिलचस्पी नहीं था कोई निवेश करना कृषि के अंदर, उनका तो फ्री की इनकम हो रही थी। तो सबसे पहला जो होता है इसका प्रकार, उसको हम कहते हैं जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। दूसरे के अंदर अगर हम बात करते हैं तो उसको कहते हैं किराएदारी सुधार। किराएदारी सुधार का मतलब किराया विनियमन, मतलब सरकार ने क्या करा था, अगर आपको याद हो, सरकार ने जो है किराया जो है फिक्स कर दिया था कि भाई आप, ऐसा नहीं है कि आप जो है जितना मर्जी चाहे किराया ले सकते हो, ऐसा नहीं है मेरे भाई। आप जो है जितनी भी फसल होगी, फसल का 2/3 से ज़्यादा किराया जो है नहीं हो सकता है। ये आप जो है सरकार ने फिक्स कर दिया था। कार्यकाल फिक्स कर दिया था, इतने टाइम अगर किसी ने लिया है तो भाई इतने, आप ऐसा नहीं है जब चाहे आप निकाल दोगे, जब चाहे रख लोगे, ऐसा नहीं है भाई। अगर आपने किसी को दिया है तो वो इतने टाइम तक जो है रहेगा ही रहेगा। किराएदारों के लिए स्वामित्व का अधिकार कर दिया कि भाई ठीक है, जो है ओनर जो है, ठीक है, मतलब आपने अगर लिया है तो आप जो है इतने टाइम तक आप ही रहोगे, या आपको जब चाहे तब नहीं निकाल सकता। आपके लिए अब आप जो है श्योरिटी है कि आप इस पे रहिए। उसके बाद अधिकतम भूमि सीमा अधिनियम, इसमें सरकार ने क्या करा, इसमें सरकार ने, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, इसमें सरकार ने 3 चीज़ें करी। पहले में लिखा हुआ है भूमि का पुनः वितरण। इसका मतलब क्या है, सरकार ने जमीन की एक मैक्सिमम लिमिट फिक्स कर दी कि भाई एक बंदे के पास मैक्सिमम इतनी ज़मीन होगी। अगर किसी भी बंदे के पास इससे ज़्यादा ज़मीन निकलती है तो मैं उसे अपने अंडर में ले लूँगी और उसको दे दूँगी जिसके पास ज़मीन नहीं है। उसको कहते हैं भूमि का पुनः वितरण, ठीक है, या भूमि की अधिकतम सीमा फिक्स कर देना। दूसरा है भूमि की चकबंदी, किसानों की इधर उधर बिक्री हुई ज़मीन को एक जगह इकट्ठा करके देना, क्या कहलाता है, चकबंदी कहलाता है। ये सरकार ने किया।
सहकारी खेती, मिलजुल के खेती करना सहकारी खेती कहलाता है। चकबंदी वगैरह के लाभों को और अच्छी तरीके से हम इसका फायदा उठा सके भूमि सुधारों का, इसलिए सरकार ने इसको प्रमोट किया। तो जो टीआर जैन के अंदर, अगर आपके पास टीआर जैन की बुक है, आपको ये पॉइंट अलग से लग रहे होंगे। अगर आपके पास टीआर जैन की बुक है तो उसके अंदर हमने 5 पॉइंट पढ़े हैं। हमने ये वाला पढ़ा है, ये वाला पढ़ा है, ये वाला पढ़ा है, किराया वाला पढ़ा हुआ है, और वो भी पढ़ा हुआ है मध्यस्थों का उन्मूलन। तो वो जो 5 पॉइंट हमने पढ़े हैं ना, आप ये कहीं सोचो ये प्रकार कहाँ से आ गए भाई इसके। वो जो 5 पॉइंट हमने पढ़े हैं, उन्हीं 5 पॉइंटों को यहाँ क्लासीफाई किया गया है। जैसे पहला पॉइंट टीआर जैन में अगर आप पढ़ेंगे मध्यस्थों का उन्मूलन लिखा हुआ है, तो वो यहाँ पे आएगा जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। दूसरा लिखा हुआ है किराया विनियमन, तो आएगा यहाँ पे किराएदारी सुधार में। और जो नीचे के 3 पॉइंट हैं, भूमि की अधिकतम सीमा, चकबंदी और सहकारी खेती, वो इधर आएगा अधिकतम भूमि सीमा अधिनियम में। तो वो जो 5 पॉइंट हैं वो इन्हीं 3 मेन हेडिंग के क्या हैं, पॉइंट हैं। अगर आप वही हेडिंग लिखना चाहते हो, वही एक्सप्लेन लिखना चाहते हो, वो भी लिख सकते हो। वो ही भूमि सुधारों के प्रकार हैं जो हमने 5 पॉइंट वहाँ पढ़े हैं। आप ऐसे हेडिंग डाल के लिख दोगे तो और ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, तो मार्क्स जो है ज़्यादा मिलने के चांस हैं। तो इस तरीके से आप जो है कर सकते हो। ठीक है जी, तो ये हो गए आपके 5 पॉइंट। इसको आपको, इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। तो इसको आपको सबसे पहले प्रिपेयर करना है। भूमि सुधार वाला आप घोल के पी जाइएगा, बार बार कह रहा हूँ, भूमि सुधार के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। भूमि सुधार क्या होते हैं, भूमि सुधार क्यों करना चाहिए, और भूमि सुधारों के प्रकार बताइए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और विक्रय अधिशेष, ये दोनों तो भाई रिपीटेड है, एग्जाम में बहुत बारी आते हैं। मैं ऐसे ही 5-5 करके बता दूंगा ताकि आप जो है बोर वगैरह भी ना हो और आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है, बार बार कह रहा हूँ, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा। आप लाइक करना भूल जाते हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना भी भूल जाते हैं। तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और भाई अपने फ्रेंड सर्कल में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उनका भी जो है कुछ कल्याण हो सके, वो भी जो है कुछ पढ़ लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।